अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। हम बेसिक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स और मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने दो पार्ट मुकम्मल कर लिए हैं बेटा जी। ये जो तीसरा पार्ट है ये हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा बेसिकली हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बेटा जी। इन्फ्रेंस बेसिकली बेटा जी प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन को हम इन्फ्रेंस कहते हैं। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, इन्फ्रेंस से मुराद है बेटा जी किसी भी डिसीजन पे पहुंचना या कोई भी किसी एविडेंसेस को देखते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना। इसको हम जो है इन्फ्रेंस कहते हैं बेटा जी। अखज करना या निकालना या समझना किसी चीज को। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास लार्जर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, हम उन सबको पढ़ने के बजाय उनमें से कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी बेस पे हम ये इन्फर करते हैं कि लार्जर पॉपुलेशन भी इसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाऊं बेटा जी, फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ स्टडी देखनी है और मैं ये देख रहा हूँ कि क्या तमाम स्टूडेंट्स जो है वो जो है ऑनलाइन मेथड को जो है एंटरटेन मतलब कि उससे इंटरटेन हो रहे हैं, प्रॉपर एंजॉय कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैं क्या करता हूँ बेटा जी, मैं एक छोटा सा सर्वे या एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करता हूँ और मैं स्टूडेंट से पूछना शुरू करता हूँ। अब अगर हम अपने आईयूबी की एग्जांपल की बात करें तो हमारे आईयूबी में टोटल स्टूडेंट्स की तादाद कुछ 45,000 के करीब है बेटा जी। तो अगर मैंने 45,000 लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन या इंटरव्यूज अगर मैं कंडक्ट करूं तो हो सकता है मुझे एक लंबा अरसा चाहिए और एक बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए बेटा जी, जो कि मेरे लिए फिजिबल नहीं है। तो करता क्या हूँ बेटा जी, मैं जो है ना किसी एक कैंपस के कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो 45,000 लोग हुए ये मेरे पास पॉपुलेशन हुई बेटा जी। मेरे इस इस एक्सपेरिमेंट में मेरे पास पॉपुलेशन जो हुई 45,000 स्टूडेंट हुए। मैंने इन 45,000 स्टूडेंट्स की बजाय बेटा जी मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ कि जी मैं एक सैंपल सेलेक्ट करता हूँ इन 45,000 की जगह कुछ लोगों का। और वो सैंपल में मैंने क्या किया, हर क्लास से जो बावन नगर कैंपस में मौजूद है उससे 10 लोग रैंडमली सिलेक्ट कर लिए बेटा जी। अब ये उन 45,000 लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी और मैं उनसे इंटरव्यू करता हूँ और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद मैं अपने रिजल्ट्स को जब समराइज करूंगा तो मैं ये चेक करूंगा, मैं मीन निकाल लूंगा बेटा जी, मैं मीडियन निकाल सकता हूँ जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। उनकी बेस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि ऑन एवरेज क्या स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिजल्ट्स नेगेटिव आए और मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स इसको एंजॉय नहीं कर रहे, तो मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी के 45,000 स्टूडेंट है इनमें से इतने परसेंट लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं जबकि बाकी लोग इसको एंजॉय नहीं कर रहे बेटा जी। तो यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस रूल के तहत मैंने किया, सैंपल को सिलेक्ट करके। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ इस तरह के काम करते हैं और रिसर्च में भी ये काम हम कई बार इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसीलिए इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है इसकी आपको समझ आ गई होगी बेटा जी। अब इसके लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हाइपोथेसिस का है बेटा जी। हाइपोथेसिस बेसिकली आपके पास हाइपोथेसिस होता है किसी भी चीज के लिए आप एक इमेजिनेशन अपनी क्रिएट कर लेते हैं। आप एक अपनी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि ये होगा। ठीक है बेटा जी, कोई भी चीज आप पहले से रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, अभी आपने कोई स्टडी परफॉर्म नहीं की है, आप पहले से परसीव कर लेते हैं कि ये आउटकम आएगी। ठीक है बेटा जी। स्टैट जब हम पढ़ते थे तो स्टैट में आपको याद होगा कि लोग अक्सर पढ़ाया जाता है तो दो एग्जांपल सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। एक है फ्लिप ऑफ द कॉइन, के सिक्का उछालो और सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा। और दूसरी एग्जांपल अगर आपको याद हो तो बेटा जी रोल ऑफ डाइस, कि अगर मैं मेरे पास लूडो का दाना हो और मैं उस लूडो के दाने को फेंकूं तो मेरे पास क्या आएगा, किसके कितने चांसेस हैं। तो फिर वहां पे हम अपनी प्रोबेबिलिटी के बाकी जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं और हम चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है, जो आपके पास जो सैंपल था उसके उसके बेस पे देखते हुए। अब हमने पूरी पॉपुलेशन को तो कवर नहीं करना, हमने तो कवर करना है एक सैंपल को बेटा जी। तो सैंपल कई बार सैंपल की सिलेक्शन की बेस पे आपके पास होता ही है बेटा जी कि आप चांस लोन में फंस जाते हैं। चांस लोन से मुराद ये है कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया था वो बायस्ड हो। ठीक है बेटा जी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सैंपल जो सिलेक्ट किया था उसकी बेस पे आपने जो परसीव किया वो आपको मिल गया, लेकिन क्या हकीकत में भी इसी तरह होगा? रियल डिफरेंस भी यही होगा बिटवीन ग्रुप्स। तो इसको चेक करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करने के हमारे पास एक से ज़्यादा तरीकाकार मौजूद हैं बेटा जी। ठीक है बेटा जी, तो ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली आपके पास स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्वांटिफाइंग है।
सिंपल सा एक ये 3 वर्ड्स का जो मजमूआ है, अगर आप इसको समझ लें तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, जो कि क्वांटिफाई करेगी आपकी जो डिडक्शन है या जो आपने इन्फर किया है उसको। ठीक है बेटा जी, इसमें चांस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग वेरिएशन दैट मे अकाउंट ऑब्जर्व्ड रिजल्ट। ठीक है बेटा जी, अब ये डिपेंड करता है कि आप सैम्पलिंग किस तरह करते हैं, सैम्पलिंग का आपका क्राइटेरिया क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में। इन तमाम चीज़ों की अगर हम डिटेल में पढ़ने लग जाएं तो बेटा जी ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हम एक सेमेस्टर में पढ़ते रहें तो ये काफ़ी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। लेकिन हमने यहाँ पे कोशिश हमारी इस पूरे कोर्स के दरमियान ये होगी कि हम हर चीज़ का एक बेसिक कंसेप्ट या बेसिक जनरल नॉलेज लाजमी लें, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इस नॉलेज की बेस पे एक बिल्डिंग क्रिएट करते हुए अपने नॉलेज को एक्सटेंड करें और अपनी रिसर्च को आगे लेके चल सकें बेटा जी। ठीक है बेटा जी, तो यही इसने यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आप ये येलो कलर की लाइंस को देखें तो उसने कहा है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं वेदर सैंपल मीन फॉर एग्जांपल इज कंसिस्टेंट और नॉट, कि हमारे पास जो सैंपल का जो मीन है क्या वो हर बार वही आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा कि हम एक से ज़्यादा बार सैंपल लेंगे पॉपुलेशन से और हर बार मीन को चेक करेंगे। अगर हमारे पास हर बार वही मीन आता है तो इसका मतलब है हमारे हाइपोथेसिस ट्रू है। लेकिन अगर जो है अगर मीन वेरी करता जाएगा तो हमारी हाइपोथेसिस का इफेक्ट चेंज हो जाएगा बेटा जी। ठीक है बेटा जी, ये था आपका हाइपोथेसिस। जी बेटा जी, तो अगर हम बात करें तो आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो मैकेनिज्म है या जो प्रोसेस है या जो मेथड है जिसके थ्रू किसी भी हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है, उस प्रोसेस को हम सिग्निफिकेंस टेस्ट कहते हैं बेटा जी। सिग्निफिकेंस टेस्ट आपको ये बताता है बेटा जी कि आपके पास जो आने वाले रिजल्ट हैं वो बाय चांस आए हैं या उनका वो रियल इफेक्ट की वजह से आए हैं। अगर आप अपने प्रोसेस को बार बार परफॉर्म करें और हर बार अगर सेम रिजल्ट आए तो इसका मतलब है कि वो रियल इफेक्ट है। डिफरेंट सैंपल्स के ऊपर अगर आप उसको परफॉर्म करें और हर बार सेम रिजल्ट ही आए तो इसका मतलब है वो रियल इफेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम उसे कह सकते हैं बेटा जी ये ड्यू टू चांस आ गया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम परफॉर्म कैसे करते हैं, इसके लिए हम सिग्निफिकेंट टेस्टिंग करते हैं। तो सिग्निफिकेंट टेस्टिंग या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो स्टेप हैं वो बेसिकली 4 हैं बेटा जी। सबसे पहले फार्मूलेट हाइपोथेसिस, collect the data, test your hypothesis, accept reject our hypothesis। ठीक है बेटा जी, इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ बना लेते हैं जिसको लेके अगर हम चलें तो हमें समझ आ जाएगा। आप अगर चाहें तो अपने पास पेपर और पेंसिल की मदद से ये एग्जांपल कोई भी बना सकते हैं, अपने पास लिख के और उसको टेस्ट कर सकते हैं बेटा जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जो एग्जांपल बना रहा हूँ बेटा जी वो ये है कि आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एमफिल की क्लास को फोकस करते हैं और मेरी हाइपोथेसिस है कि जितने स्टूडेंट हैं मेल उतने ही फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बेटा जी, ये मैंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट की यूनिवर्सिटी के बारे में, ओवरऑल क्लासेस के बारे में जनरेट की। लेकिन मैंने क्या किया, मैं सिर्फ इसको जो सैंपल लूंगा वो सिर्फ एमफिल की क्लास लूंगा। ठीक है बेटा जी, हाइपोथेसिस मेरी क्या है कि जितने मेल स्टूडेंट हैं उतने ही फीमेल स्टूडेंट हैं। ये मेरी हाइपोथेसिस है। तो नल हाइपोथेसिस जो है इसका उलट होगी, वो आगे चल के हम अभी इसको देखते हैं बेटा जी। अब हमने इसको डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एमफिल की क्लास सेलेक्ट करेंगे और हम अपने एमफिल की क्लास पे सिर्फ इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है बेटा जी, और फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे अपने हाइपोथेसिस को और आखिर में अपने डिसीजन की बेस पर बताएंगे कि ये एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। अच्छा जी, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस जब हम क्रिएट करते हैं तो हाइपोथेसिस के 2 पार्ट होते हैं बेटा जी। एक हमारी जनरल हाइपोथेसिस और एक हाइपोथेसिस जो हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाती है बेटा जी। ठीक है बेटा जी, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पहले तो आप एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अपनी बनाते हैं जिससे जो भी आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। जिस तरह भी हमने पिछले स्लाइड पे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया कि हमने जो रेशियो ऑफ फीमेल और मेल स्टूडेंट्स है उसकी एक हाइपोथेसिस क्रिएट की। और इसकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, अब नल हाइपोथेसिस की ये बन रही है बेटा जी कि x1, पहले तो हम नल हाइपोथेसिस को जरा समझ लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस ये कहती है बेटा जी कि अगर आपके पास मीन, 2 डिफरेंट सैंपल्स का मीन सेम हो तो इसका मतलब है कि ये नल हाइपोथेसिस है। इसका मतलब है कि आपकी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, x1 इक्वल टू x2 या x1 माइनस x2 आप करें तो 0 आ जाए। दिस मीन्स कि आपके पास दोनों मीन्स के दरमियान में डिफरेंस नहीं है। अगर मेन डिफरेंस दोनों के दरमियान में डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो स्टैंड कर रही है, वो बाय चांस नहीं आ रही बेटा जी। लेकिन अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है कि आपके पास एक मीन दूसरे मीन से बड़ा होगा या छोटा होगा।
x1 इज ग्रेटर देन, x1 को आप वेरिएबल कंसिडर कर लें, मीन कंसिडर कर लें। मैं यहाँ पे मीन्स लेके चलूंगा कि आपने कोई सैंपल कलेक्ट किया था, उसकी वैल्यूज ली थी और वैल्यूज की बेस पे जो मीन आए आप उनको कंपेयर कर रहे हैं बेटा जी। तो यहाँ पे आपके पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी उसमें क्या होगा कि मीन 1 जो है x1 इज ग्रेटर देन x2 या x1 इज स्मॉलर देन x2। तो ये मेरे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों बन गई। अब आगे उसके बाद क्या करना है हमने, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमारे पास कब एग्जिस्ट करेगी, जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस एग्जिस्ट ना करे। अगर दोनों बराबर होंगे तो x1 x2 से ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, अगर दोनों बराबर है। ठीक है बेटा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ उस वक्त काम करती है जब आप रिजेक्ट कर चुके हो किसको, नल हाइपोथेसिस को। अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया तो ये एग्जिस्ट नहीं करते बेटा जी, अल्टरनेटिव जो है। ठीक है बेटा जी। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, आपके पास सिग्निफिकेंट टेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा जी। सबसे पहले आपने एक हाइपोथेसिस बनानी है, वो हमने क्रिएट कर ली। नल हाइपोथेसिस भी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हमने क्रिएट कर ली। नल हाइपोथेसिस में मैंने हमारी जो हाइपोथेसिस थी, जो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वहां पे मैंने कहा था मेल और फीमेल बराबर हैं। इसका मतलब है कि मैं जब आपकी क्लास को लूंगा, फिर उसके बाद एक और क्लास को लूंगा और मीन निकाल लूंगा इनका, और मीन निकालने के बाद अगर दोनों के मीन सेम आ रहे हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी हाइपोथेसिस जो फीमेल और मेल वाली थी वो या तो होल्ड करेगी या नहीं करेगी बेटा जी। ठीक है बेटा जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यूज या कोई इस तरह का रूल अप्लाई करेंगे और उसमें चेक करेंगे। आपकी स्टूडेंट रेशो अगर मैं चेक करूं आपकी क्लास के अंदर, तो स्टूडेंट रेशो जो आप निकालेंगे और उसके बाद आप अगर कोई मीन किसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकें दोनों फ्रीक्वेंसीज की बेस पे, तो आपके, मेरा जहां तक ख्याल है आप 80-20 की रेशो में होंगे। मतलब कि अगर 40 लड़कियां हैं तो 40 लड़के हैं तो 10 लड़कियां हैं बेटा जी। ठीक है बेटा जी। इसी तरह हम दूसरी क्लास में किसी में इसका मीन निकाल लेंगे, फिर हम दूसरी क्लास का मीन निकाल लेंगे। एक एमसीएस की हमने क्लास ली और एक हमने इस तरह करते हैं बीसीएस की कोई एक क्लास ले लेते हैं और उसमें भी मैं मीन यही प्रोसेस परफॉर्म करता हूँ। तो जब ये दोनों मीन्स मेरे पास आ जाते हैं तो मैंने इन दोनों मीन्स की बेस पे डिसाइड करना है कि क्या अगर ये दोनों मीन सेम हुए तो इसका मतलब है कि मेरी हाइपोथेसिस गलत थी। मैंने जो कहा कि मेल और फीमेल बराबर हैं वो गलत हो जाएगी बेटा जी, अदरवाइज वो होल्ड कर जाएगी। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है। तो यही वो स्टेप्स यहाँ पे बता रहा है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, नल हाइपोथेसिस और उसका अल्टरनेटिव बना लेना है। फिर आपने अपने वैल्यू निकालनी है स्टैटिस्टिक टेस्ट के लिए, मतलब कि आपने फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें या आप जिस भी बेस पे आपने कोई वैल्यूज इकट्ठी कर लेनी है, और फिर उस वैल्यू की बेस पे आपने टेस्ट की जो है डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है। ठीक है, कि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो रही है या वो खत्म हो रही है। अगर नल हाइपोथेसिस एग्जिस्ट ना करेगी तो फिर आप अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे बेटा जी। और कंक्लूजन आपका क्या होगा, दैट द डाटा इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट विद द नल हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा जी। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जो बात इसने यहाँ पे की है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि अगर आपके पास जो डाटा आया है, ठीक है बेटा जी, वो नल हाइपोथेसिस के साथ मैच करता है। ठीक है, द डिफरेंस इज सेड टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। इफ द डाटा आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब कि दोनों सैंपल्स का रिजल्ट डिफरेंट आया तो इसका मतलब है कि डाटा कंसिस्टेंट नहीं है। जब डाटा कंसिस्टेंट नहीं है आपका तो इसका मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस द डिफरेंस इज सेड टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ये काबिले गौर बात है जो आपने सोचनी है। अगर आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं, इफ द डाटा आर कंसिस्टेंट, मतलब कि आपके पास रिजल्ट्स पहले सैंपल का भी वही है और दूसरे सैंपल का भी वही है, इसका मतलब है कि आपके पास जो स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं बेटा जी। कहने का मकसद क्या हुआ कि मैंने एमफिल की क्लास में भी ये चेक किया कि मेल फीमेल के बराबर नहीं है, काउंट ऑफ मेल और फीमेल बराबर नहीं है। दूसरी क्लास मैंने बीएस की ली, उसमें भी मेरे पास यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के अंदर जो मेरे जो फाइंडिंग आई वो फाइंडिंग सेम थी बेटा जी। जब फाइंडिंग सेम आ जाएगी मतलब कि कंसिस्टेंट होगी, एक ही फाइंडिंग बार बार आपकी आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि आप स्टैटिस्टिकली आपका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर वो चेंज नहीं आएगा तो वो इनसिग्निफिकेंट है बेटा जी। ठीक है बेटा जी। अगर आपका इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होगा तो और सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा तो इनसिग्निफिकेंट है बेटा जी। ठीक है, कंसिस्टेंट, अगर डाटा आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट आया तो इसका मतलब है कि इनसिग्निफिकेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट आया तो उसका मतलब है आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है बेटा जी। तो ये इस तरीके से आपने इसको बनाना है, और ये जब तक हम एग्जाम्पल पूरी इसको कोड नहीं पढ़ लेंगे ये उस वक्त समझ आने वाला नहीं है बेटा जी। ठीक हो गया बेटा जी।
तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंस टेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया बेटा जी। उसके बाद इसने नेक्स्ट स्लाइड पे इसने जनरल प्रिंसिपल बताया बेटा जी, पी की वैल्यू। पी बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। जब भी पी का वेरिएबल आपके पास आए किसी भी पेपर में या किसी भी जगह पे आपके पास यूज हो, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है बेटा जी। और यहाँ पे ये कह रहा है कि लेस देन 0.05 वो, और उसने इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे अहमद रफाक ने जो मेंशन किया है वो ये बताया बेटा जी कि आपके पास जो है इन मेडिसिन वी यूजुअली कंसीडर दैट द डिफरेंस आर सिग्निफिकेंट, काबिले गौर हैं। ठीक है, जो डिफरेंस है वो काबिले गौर है। कब? इफ द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05। दिस मींस, इसका मतलब क्या हुआ? इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू वी शैल मेक ए रॉन्ग डिसीजन लेस देन 5 टाइम्स इन ए 100, 5 आउट ऑफ 100 टाइम। मतलब कि अगर 100 डिसीजन करेंगे तो 5 बार सिर्फ ऐसा होगा कि हमारे पास डिसीजन गलत होगा। ठीक है बेटा जी। तो ये सिग्निफिकेंस चेक करने का तरीकाकार है। जी बेटा जी। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमारे पास मुख्तलिफ क्राइटेरिया या मुख्तलिफ मेथड्स मौजूद हैं। अगर हमारे पास, और ये डिपेंड करते हैं बेटा जी आपके पास एसेंशली टाइप ऑफ डाटा पे, किस तरह का आपके पास डाटा है, और दूसरा उसके साइज पे। तो क्वांटिटेटिव डाटा, अगर आपके पास डाटा हो जिसके आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकें, तो उसके ऊपर आप टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट और अनोवा परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्वालिटेटिव टाइप का डाटा है बेटा जी, तो आप उसके ऊपर चाय एंड जी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये आने वाली स्लाइड्स के अंदर दिया हुआ है। हम इन टेस्ट को डिटेल में कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जल्दी से इनको रीड आउट करते हैं, और इनको समझने के लिए आप एक दूसरे को एग्जांपल्स शेयर कर सकते हैं, और उसको पढ़ के आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि पूरी एक एग्जांपल पे आप इनको जब परफॉर्म करते होते हुए देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। इसके लिए हम पाइथन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सेल में भी ये हम काम परफॉर्म कर सकते हैं बेटा जी। तो आगे चलता हूँ बेटा जी। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली है क्या? कंपैरिजन ऑफ मीन्स। आपके पास जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की बेटा जी, तो बेसिकली कंपैरिजन ऑफ मीन्स है। कंपैरिजन ऑफ मीन्स का मतलब है कि हम दो मीन्स को लार्ज सैंपल, किसी भी लार्ज सैंपल से, या नॉर्मल यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंपेयरिंग टू मीन्स ऑफ लार्ज सैंपल्स यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या करते हैं, दो लार्ज सैंपल लेते हैं, उनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फोकस कर लेते हैं, और उसके ऊपर जी टेस्ट और स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट। ठीक है, इफ वी हैव लार्ज सैंपल साइज, और लार्ज सैंपल साइज से मुराद यहाँ पे क्या है, 60 और मोर, 60 या 60 से ज़्यादा अगर आपके पास सैंपल में जो ऑब्जर्वेशन हैं अगर वो हों, तो आप जी टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जी टेस्ट जो है वो, उसका तरीकाकार क्या है कि आप पॉपुलेशन का मीन निकाल लेते हैं और सैंपल का मीन निकाल लेते हैं, और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये रिजल्ट आपके पास 2 से बड़ा हो तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और अगर 2 से कम हो तो डिफरेंस इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड में भी देखा, हमने बात सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट की है। तो हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस फाइंड करने के लिए वैल्यूज रखी हुई हैं कि अगर वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है बेटा जी। अच्छा जी। उसके बाद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो आपके पास नॉर्मल रेंज ऑफ एनी बायोलॉजिकल रीडिंग लाइज बिटवीन प्लस माइनस, ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन रीडिंग प्लस माइनस 2 SD। ठीक है बेटा जी। इसमें टॉप और वो वैल्यू याद होगा, आपने 95% निकाला था, तो 95% अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व के तहत अगर आपके पास वैल्यू आ रही हो, तो आपके पास जो है आपका जो है सिग्निफिकेंस आप कंडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंडक्ट नहीं कर सकते बेटा जी। ठीक है, नॉर्मल रेंज फॉर एनी बायोलॉजिकल रीडिंग लाइज बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन रीडिंग प्लस माइनस 2 SD। ठीक है बेटा जी। मीन आपने निकाल लेना है पॉपुलेशन रीडिंग का, पूरी पॉपुलेशन रीडिंग का। क्यों? क्योंकि ये 60 लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे लार्जर साइज तो हमारे पास है नहीं, साइज तो मखसूस है बेटा जी। तो उसके बाद हम इस पे ये काम परफॉर्म करेंगे, वही वाला जो हमने के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हमने देखा था बेटा जी। अच्छा जी। उसके बाद स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अगर टी टेस्ट की हम बात करें, तो ये दो मीन्स को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली। अगर आपके पास मीन दो हों, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स या दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एक ही स्टडी के अंदर स्टडी किए हुए हैं, और आप उनके मीन्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इफ वी हैव अ स्मॉल सैंपल साइज लेस देन 60 वी कैन यूज टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी टेस्ट के अंदर आपने टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल की जाती है। अब टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है?
इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इजीली गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे ये जितना भी टी टेस्ट का काम परफॉर्म होगा, इसमें ये टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल बनाता है और उसके थ्रू सिग्निफिकेंस चेक करता है बेटा जी। टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो क्या है, मीन वन और मीन टू, दो मीन्स के दरमियान में क्योंकि ये परफॉर्म होगा, उसको डिवाइड करना है। मीन वन और मीन टू का जो डिफरेंस है उसको आपने डिवाइड करना है बेटा जी स्टैंडर्ड डेविएशन से, एस डी वन एन प्लस वन, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन टू है, स्टैंडर्ड डेविएशन वन और स्टैंडर्ड डेविएशन टू के जो एडिशन है वैल्यूज करके उसकी बेस पे आपने करना है, क्योंकि ये दो डिफरेंट पॉपुलेशन या सैंपल्स पे परफॉर्म हुआ होगा। अच्छा जी, अब आपका जो ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को आपने कंपेयर करना है टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट से। अगर उसकी वैल्यू लेस देन टी टेबल की वैल्यूज, जो टी टेबल के अंदर जो टी टेबल मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज का एक मजमुआ आपके पास होगा, अगर ये वैल्यू उससे कम हुई जो आपके पास आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो डाटा है वो इनसिग्निफिकेंट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर वो टेबल से बड़ी हुई, टेबल में दी हुई वैल्यू से बड़ी हुई, तो इसका मतलब है डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते बेटा जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कंपेयर करना है यहाँ पे टू मीन्स को कंपेयर करना है सैंपल यूजिंग टी टेस्ट। इफ वी हैव ए सैंपल साइज, शर्त क्या है, साइज लेस देन कम होना चाहिए। दो मीन्स कंपेयर होते हैं, ये समराइज कर रही है स्लाइड यहाँ पे, दो मीन्स कंपेयर होते हैं, सैंपल का साइज लेस देन 60 होना चाहिए, फिर हम इसको टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको चेक नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास टी टेस्ट की एक और वेरिएशन है, उसे हम पेयर टी टेस्ट करते हैं बेटा जी। इसे थ्री पेयर भी पेयर टी टेस्ट करते हैं। बेसिकली पेयर टी टेस्ट आपके पास क्या है, ठीक है बेटा जी, आपके पास कंपेयर इफ वी आर कंपेयरिंग रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन द सेम इंडिविजुअल और डिफरेंस बिटवीन द पेयर डाटा, we have to use pair t-test where the analysis is carried out using the mean and standard deviation of the difference between each pair। तो यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने इस्तेमाल करना है पेयर टी टेस्ट में। ठीक है बेटा जी, उसके बाद इसी तरह का मिलता जुलता एक और टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं जी टेस्ट और टी टेस्ट के बाद बेटा जी, वो है अनोवा। ये कंपेयरिंग सेवरल मीन्स, दो मीन्स तक तो आपने टी टेस्ट परफॉर्म कर लिया और सैंपल साइज अगर 60 से कम हो तो, लेकिन अगर आपका सैंपल साइज 60 से ज्यादा हो और आपके पास सेवरल मीन्स हो, एक से ज्यादा मीन्स हो, ठीक है बेटा जी, तो आपने अनोवा परफॉर्म करना है। अनोवा कब परफॉर्म होता है, फिर एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ बेटा जी, जब आपके पास सेवरल मीन्स हो और आपके पास डेटा सेट 60 से ज्यादा हो। ठीक है बेटा जी, तो इसमें sometimes we need to compare more than two means। this can be done by the use of several t-test। या तो आप दो दो का पेयर बना के उसका several t-test परफॉर्म करें, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप उसकी जगह ANOVA को परफॉर्म करेंगे बेटा जी। ANOVA बेसिकली क्या है, there are two main types, one way analysis of variance and two way analysis of variance। ठीक है, दो तरह की इसकी किस्में हैं, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो बेसिकली ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बेस पे काम कर रहा है। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में आप कब करते हैं, जब आपके पास इज अप्रोप्रिएट व्हेन द सब ग्रुप्स टू बी कंपेयर्ड आर डिफाइंड जस्ट वन फैक्टर। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन बिटवीन मीन्स ऑफ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस। सोशियो इकोनॉमिक्स क्लासेस बेटे जी बेसिकली आपकी इकोनॉमी के हिसाब से या पैसों के हिसाब से उसने क्लासेस को डिवाइड किया हुआ है। The two-way analysis of the variable is used when the subdivision is based upon more than one factor। अगर यहाँ पे फैक्टर्स की बात उसने की है कि आपने वन वे और टू वे का परफॉर्म करना है। अगर आपके पास फैक्टर एक है, ठीक है, आपके पास, तो आपने वन वे को परफॉर्म करना है, और अगर आपके पास फैक्टर एक से ज्यादा है तो आपने टू वे एनालिसिस को परफॉर्म करना है ANOVA में। अच्छा जी, द मेन आइडिया ऑफ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसमें जो फिर आपको बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ बेटा जी, यहाँ पे अब हम मीन नहीं, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो रहा है। तो वेरिएंस अगर आपको फार्मूला आपके पास नशीन रहेगा तो ये आपको समझ आ जाएगा बेटा जी, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगा। वेरिएंस इज दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द वेरिएबिलिटी। यहाँ पे आपने वेरिएबल वेरिएंस आपको याद ही होगा कि हमने वेरिएंस में हमने डिफरेंस फ्रॉम द मीन, हर वैल्यू को हम का डिफरेंस देखते हैं मीन से। ठीक है बेटा जी, बिटवीन द ग्रुप्स, तो वो हमें वेरिएंस देता है। तो आपको याद होगा ये यहाँ पे ये बता रहा है टेक इनटू अकाउंट द वेरिएबिलिटी विद इन द ग्रुप, ये वेरिएबिलिटी को चेक करता है
and between the groups of and value of f is equal to the ratio between the mean sum square of between the groups and within the groups, between groups, ठीक है, और विदिन ग्रुप्स। बिटवीन ग्रुप्स का मतलब है दो ग्रुप्स के दरमियान में, और विद इन ग्रुप्स मतलब कि आपने पहले एक ग्रुप का एमएस निकाल लेना है और दूसरे का आपने वैल्यू निकाल लेनी है बेटा जी, ठीक है। तो अनोवा की डिटेल आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अनोवा के ऊपर कई किताबें हैं, पूरे टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, एग्जाम्पल दी गई हैं, आप उसको देख सकते हैं बेटा जी। इसी तरह का हमारे पास एक और मिलता जुलता टेस्ट है चाय स्क्वायर टेस्ट, लेकिन ये क्वांटिटेटिव डाटा पे परफॉर्म नहीं होता। यहाँ पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती, ये क्वालिटेटिव डाटा पे परफॉर्म होता है बेटा जी। इसे हम कहते हैं चाय स्क्वायर टेस्ट। चाय स्क्वायर टेस्ट बेटा जी आपके पास क्वालिटेटिव डाटा आर अरेंज इन द टेबल फॉर्म बाय रोज एंड कॉलम। पहले आपने क्या करना है कि आपका जो क्वालिटेटिव डाटा होगा उसको आपने रोज और कॉलम में डिवाइड कर लेना है, ठीक है बेटा जी। और वन वेरिएबल डिफाइन द रोज, एक वेरिएबल रोज में होगा और एक वेरिएबल जो है वो कॉलम में होगा, और उसके हिसाब से आप इसको परफॉर्म करना है। चाय स्क्वायर टेस्ट की जो इक्वेशन है ये लिखी हुई है आपके पास, यहाँ पे इसने मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई है बेटा जी। और चाय स्क्वायर टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोज और कॉलम के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम इसने चेक करनी है वैल्यूज में। इसने रोज का सम, रोज के बेस पे एक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और एक कॉलम की परफॉर्म करनी है, और उनका डिफरेंस चेक करना है बेटा जी, जिसकी बेस पे ये वैल्यूज निकालता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक एग्जाम्पल उसने यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे उसने दो रोज आपके पास टोटल ऑफ रोज एक्स, टोटल ऑफ कॉलम ग्रैंड टोटल, ये इस तरह करके कुछ वैल्यूज बनाई हुई है बेटा जी। और यहाँ पे इसने वो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की बेस पे जो भी मैंने पीछे आपको मेंशन की थी उसकी बेस पे इसने चाय स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करके दिखाया हुआ है बेटा जी। चाय स्क्वायर टेस्ट बेसिकली फ्रॉम टेबल्स ऑफ एक्स टू सिग्निफिकेंट एट डिग्री ऑफ फ्रीडम रो 3-1, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की बेस पे ये सारे का सारा काम कर रहा है। इसको भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको देख लीजिएगा। इसी तरह जी टेस्ट जो है वो भी क्वालिटेटिव डाटा पे परफॉर्म होता है, और इसमें भी प्रोबेबिलिटी की बेस पे P1 P2 इनकी बेस पे आपके पास वैल्यूज आपको निकालनी पड़ती हैं। इसको भी आप देख लीजिएगा। मैं जल्दी से गो थ्रू करते हुए बेटा जी, चाय स्क्वायर टेस्ट के बाद अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो कोरिलेशन और रिग्रेशन, क्योंकि कोरिलेशन और रिग्रेशन आपकी रिसर्च वर्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो जाने वाली चीजें हैं बेटा जी। तो इसको हम जरा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, इसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कोरिलेशन मेजर द क्लोजनेस, कोरिलेशन बेसिकली दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के दरमियान में क्लोजनेस चेक करता है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल मैं कुछ कोरिलेट करने की एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा जी आपके पास, कि दिन के वक्त दर्जा हरारत ज्यादा होता है, ठीक है बेटा जी। अब मैं दर्जा हरारत और दिन के वक्त को आपस में कोरिलेट कर रहा हूँ, उनके दरमियान में क्लोजनेस फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि जो लोग पढ़ते ज्यादा हैं वो ज्यादा अच्छे नंबर लेते हैं। अब अच्छे नंबर कौन लेते हैं? जो ज्यादा पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के दरमियान में कोरिलेट करने की कोशिश की है बेटा जी। तो बेसिकली क्लोजनेस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं, उनके दरमियान में जो है आपके क्लोजनेस को चेक करता है कौन? लीनियर कोरिलेशन बेटा जी। जबकि रिग्रेशन जो है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ये रिग्रेशन गिव्स द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द enabled prediction। बेसिकली रिग्रेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है जिसके थ्रू, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए आने वाली वैल्यूज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपके पास जो वैल्यूज दी होती हैं उनकी बेस पे आप नई वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास डाटा साइंसेस के अंदर या पाइथन में या मशीन लर्निंग में जब भी हमने प्रिडिक्शन का काम करना होता है तो हम रिग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। रिग्रेशन अकेला टूल नहीं है, वहाँ पे और भी टूल्स हैं, लेकिन हम ज्यादातर प्रिडिक्शन, फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है वो रिग्रेशन के थ्रू करते हैं बेटा जी। तो कोरिलेशन आपके पास, कोरिलेशन में वो बता रहा है कि आपने क्लोजनेस चेक करनी है, और इसके लिए चेक करके किस तरीके से हम चेक करते हैं? इन द कोरिलेशन द क्लोजनेस ऑफ द एसोसिएशन इज मेजर्ड बाय द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। हमेशा आपके पास जो कोरिलेशन जो कोफिशिएंट जो है ना, या जो वेरिएबल जिसके जरिए कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो आर है। द वैल्यू ऑफ द आर रेंजेस बिटवीन प्लस और -1। वन मीन्स कि परफेक्ट कोरिलेशन, दोनों चीज आपस में बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेट करती हैं। जीरो का मतलब है कि नो कोरिलेशन, इनके दरमियान में कोरिलेशन पाई नहीं जाती, ठीक है बेटा जी। तो आर को आपने याद रखना है कि ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, आर जो है, और इसकी वैल्यूज प्लस और 1 के दरमियान में हो सकती हैं। अगर 1 है तो इसका मतलब है परफेक्टली कोरिलेशन, जो कि बहुत मुश्किल होता है बेटा जी। कभी भी एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू नहीं आती। 9 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग तो के करीब 9.9 तक तो हो सकता है,
एग्जैक्ट क्लोजनेस दो वेरिएबल्स के दरमियान में बड़ा मुश्किल काम है बेटा जी। और जीरो, ठीक है बेटा जी, इसका मतलब है कि बिल्कुल आपस में कोरिलेट नहीं करते। इफ आर वैल्यू इज नियर टू जीरो इट मींस वीक कोरिलेशन, व्हाइल नियर द वन इट मींस स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। ठीक है बेटा जी। द साइन माइनस एंड प्लस डोनेट्स द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, कि कोरिलेशन किस साइड पे चल रही है। ये माइनस और प्लस का मकसद वो है कि कोरिलेशन बढ़ रही है या कोरिलेशन डिक्रीज हो रही है बेटा जी। इसी तरह correlation, the positive correlation means that if one variable increases the other one increases similarity। ठीक है। और नेगेटिव का मतलब कि अगर एक घटेगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा जी। तो ये कोरिलेशन ढूंढने का तरीका कार है कि पॉजिटिव से मुराद क्या है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह जब डिक्रीज होगा तो डिक्रीज में भी एक दूसरे के साथ डिक्रीज होते हैं बेटा जी। ठीक है बेटा जी। इसी तरह लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन बेटा जी आपके पास सिमिलर टू कोरिलेशन, लेकिन ये कोरिलेशन नहीं है। लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमिन द रिलेशन, ये भी रिलेशन निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड प्रेडिक्शन ऑफ द चेंज इन द वेरिएबल। तो ये इसके पास एक खासियत है बेटा जी कि ये प्रेडिक्ट कर सकता है किसी भी वेरिएबल में आने वाली चेंज को। ठीक है बेटा जी। और ये चेंज आती क्यों है, किसी और वेरिएबल्स की वजह से। लीनियर रिग्रेशन the independent factor has to be specified from the dependent variable। तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल होते हैं बेटा जी, उसकी बेस पे आपने लीनियर रिग्रेशन को फाइंड करना है। लीनियर रिग्रेशन आपके पास not only allow assessment of the presence of association between the independent and dependent variable but also allow the prediction of dependent variable। वही बात है बेटा जी जो मैंने आपको पहले की है कि ना सिर्फ ये करंट आपके रिलेशन को फाइंड करेगी बल्कि जो आने वाला रिलेशन होगा उसको भी फाइंड कर सकती है। ये एक एग्जांपल दी गई है बेटा जी आपके पास। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे कोरिलेशन बिटवीन डॉपलर वेलोसिमेट्री RI एंड बेबी बर्थ वेट। ठीक है बेटा जी। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि बेबी का जो वेट है वो कैसे इंक्रीज कर सकता है। ठीक है बेटा जी, इन केजी। आप देखें कि एक लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ पे। ये जो लाइन आपके पास आ रही है बेसिकली ये लाइन आपके पास रिग्रेशन के जरिए आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये इसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा है दोनों चीज़ों को, कि जैसे जैसे आपके पास RI डिक्रीज होता जाता है आपका वेट भी जो है बच्चे का बढ़ता जा रहा है बेटा जी। ये इसको यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट किया है। ये मेडिकल की टर्म्स हैं तो अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना आप इसको कंप्यूटर साइंस या किसी और फील्ड की कुछ एग्जाम्पल लेके भी आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह अगर हम सिंपल रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो मल्टीपल रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। सिचुएशन फ्रीक्वेंटली अकर इन विच वी आर इंटरेस्टेड इन द डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नॉट जस्ट वन। ये बहुत कम होता है कि हम एक एक सिंगल वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो। रियल लाइफ में हमारे पास जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस है बेटा जी वो मोर देन वन वेरिएबल के होते हैं। तो ये यहाँ पे उसी की बात कर रहा है और इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसे हम F टेस्ट कहते हैं बेटा जी। ठीक है बेटा जी। अब आगे ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये इसने मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिया, मुख्तलिफ आपके पास जो है ना यहाँ पे तो इसने टारगेट दिए अपने स्टूडेंट्स को कि आपने ये सारे काम करने हैं और उनको इनके ऊपर ये सारा एक्टिविटीज परफॉर्म करके जाए। ठीक है बेटा जी। जिस तरह इसने टाइप सैंपल की बात की है, लॉटरी और विनर की बात की है यहाँ पे, इसी तरह बाकी सूटेबल डाटा और ग्राफ आपने निकालने हैं वैल्यूज की बेस पे। तो इसने यहाँ पे कुछ डाटा सेट दिए हैं जिनकी बेस पे इसने ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना बेटा जी ये मुकम्मल हो गया। मैं समझ सकता हूँ बेटा जी कि ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मैंने जो स्टैटिस्टिक्स आपको BA BSc लेवल पे पूरी पढ़ाई जाती है वो सारी की सारी एक ही लेक्चर के अंदर जस्ट गो थ्रू कर दी है जल्दी 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 बेटा जी। लेकिन मसला पता क्या है बेटा जी कि हमारी ये जो डाटा साइंस की फील्ड है या जो MPhil या रिसर्च की जितनी भी डिग्रीज हैं बेटा जी, इनके अंदर जब हम कोई काम करते हैं ना तो हम सबसे पहले बेटा जी टारगेटेड बेस काम करते हैं क्योंकि आजकल की दुनिया में इतना नॉलेज है कि हम हर चीज़ को नहीं पढ़ सकते बेटा जी। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम सिर्फ और सिर्फ उसको स्टडी करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं बेटा जी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ों से फेमिलियराइज करवाया गया है, बताया गया है कि ये चीज़ें होती हैं। इन फ्यूचर जब भी आपको कभी इसकी ज़रूरत हमें हमें या आपको किसी भी में से की एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल उस चीज़ को और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी, ना कि हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर हमने किसी जगह टी टेस्ट अप्लाई करना तो हम टी टेस्ट की डिटेल में उस वक्त जाएंगे। हमने कोरिलेशन पढ़नी है तो हम कोरिलेशन की डिटेल को फिर देखेंगे। हमने रिग्रेशन के बारे में जाना है तो हम रिग्रेशन के बारे में फिर देखेंगे। अब आपने इसको पढ़ना किस तरीके से है, आपने इसका एक नोट्स बनाना है बेटा जी, एक समरी 2 से 3 पेजेस की, जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स की पहचान आपको आ जाए।
मीन किससे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसी तरह और बाकी जो कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट आर है उसकी बात हमने की। एफ टेस्ट क्या होता है बेटा जी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अपने तहत आप इसको ऐड करते जाएंगे। लेकिन ये फायदा आपको कब देंगी, जब आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे होंगे, जब आप किसी चीज़ का डायग्नोसिस कर रहे होंगे बेटा जी, ये वहां जाके आपको हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है बेटा जी, तो उम्मीद है कि मोटिवेशन लेवल बरकरार रहेगा, इसको आप गिरने नहीं देंगे। आप इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपने ये नहीं समझना कि आपने हर चीज़ का मास्टर करना है बेटा जी, आपने इसको हर चीज़ को अपने अंदर हिफ्स कर लेना, नहीं। ये इतना नॉलेज है, इतना डाटा है बेटा जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को एज ए नॉलेज गेन करना है, कि इनिशियल नॉलेज आपके पास था, कि आप चीज़ को पढ़ें तो आप उसके लिए, आपके लिए ये ना लगे कि ये कोई किसी और दुनिया की बात हो रही है बेटा जी। ठीक है बेटा जी, तो उम्मीद है आप तमाम लोगों को इस चीज़ समझ आ गई होगी। एट द एंड बेटा जी, असाइनमेंट के तौर पे मैंने आपको जो पहले असाइनमेंट दी थी वही असाइनमेंट है, कि हमने ये जितने भी काम परफॉर्म किए हैं, आपने डेटा सेट ढूंढना है और उसके ऊपर इनिशियली आप अपने तहत पहले इसको एक्सेल में परफॉर्म करके देख लें, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम इसको पाइथन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई गलती कोताही हो गई हो, इसके अंदर कुछ चीज़ समझ ना आए, तो बेटा जी उसका क्वेश्चन आप मुझसे रेज कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान ही हूँ बेटा जी, गलतियाँ हो जाती हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग वाला सिलसिला है, इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑडियो वाले में तो हम फिर भी रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो अगर कोई गलती हो या कोई चीज़ समझ ना आए, तो बेटा जी उसको क्लियर कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैंने गो थ्रू की हैं वो जान करके गो थ्रू की हैं, ताकि मैं उनकी डिटेल्स में डाल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था बेटा जी। अल्लाह हाफिज़ बेटा।